क्लास 9 कल हमने स्टार्ट किया था हमारा यूनिट 3 का 4th सेशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि कंप्यूटर के क्या पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर की बेसिकली कितने 3 यूनिट्स मैंने कल बताए थे आपको, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था इनपुट यूनिट, और फिर हमने प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ा था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फिर हमने पढ़ा था आउटपुट यूनिट, ठीक है, और इसके डिटेल हमने सारा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉमन पेरिफेरल डिवाइसेस, जो अब बीच में इसमें एक रह गया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। तो वो सारी डिवाइसेस जो हम एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोला जाता है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, या जैसे बारकोड रीडर की हम बात कर रहे थे। तो जितनी भी एक्सटर्नल पेरिफेरल मतलब जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस मतलब हम सीपीयू के साथ जो अटैच करते हैं वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस ही कहलाती हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ टाइप्ड लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स। तो कीबोर्ड क्या है? ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में अपना इनपुट डालते हैं कि हमने कंप्यूटर से क्या करवाना है, और जो कीबोर्ड से हम इनपुट डालते हैं वो हमारा लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स की फॉर्म में जो है वो इनपुट रहता है। और जो माउस है, माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है, जिसके द्वारा हम जब भी माउस को आप मूव करते हैं आप देखते हो कि एक पॉइंटर स्क्रीन पर नज़र आता है। तो जैसे जैसे हम माउस को मूव करते हैं वैसे वैसे पॉइंटर भी हमारा मूव करता है। तो हम यहाँ पर एक क्लिक के थ्रू, चाहे सिंगल क्लिक हो, राइट क्लिक हो, डबल क्लिक हो, तो हर एक क्लिक का अपना अपना अलग मतलब रहता है, अलग अलग फंक्शन रहता है। तो हम यहाँ पर क्लिक के थ्रू मीन्स कि कुछ सिलेक्ट करने के थ्रू जो है हम कमांड देते हैं। अगर सिंगल क्लिक करते हैं वो तो जस्ट वो कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, सिंगल क्लिक करते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर तो वो जस्ट सिलेक्ट होता है। अगर उसी के ऊपर राइट क्लिक करें तो उस ऐप से एप्लीकेशन से रिलेटेड आपकी आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो आप देख सकते हो उसकी फर्दर, उसमें कब किसने बनाया है और उसका डेट, टाइम एंड एक्स्ट्रा जो उसकी लोकेशन रहती है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की, वो हम देख सकते हैं। और अगर हम उसी एप्लीकेशन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो एप्लीकेशन, चाहे वो आपका गूगल क्रोम हो या कोई MS वर्ड की कोई फाइल हो, वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो माउस में आपको पता है 3 बटन्स होते हैं, एक लेफ़्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और एक बीच में स्क्रॉल बटन होता है, जो पेज को आपकी स्क्रीन के आपको ऊपर नीचे मूव करने में हेल्प करता है। तो माउस में क्या है, वी यूज़ इट टू गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। तो मॉनिटर की स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे नेविगेट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं, और सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और राइट क्लिक से हम जो है उसके ऊपर जो है डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं थ्रू बाय द यूज़ ऑफ माउस। फिर तीसरा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। जैसे आपने गाना रिकॉर्ड करना है, या अपनी कोई स्पीच रिकॉर्ड करनी है, या आपने कोई अपना डिक्लेमेशन रिकॉर्ड करना है, तो कोई किसी भी तरह का आपने कोई चीज़ करनी है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, आगे फर्दर कम्युनिकेट करना है, तो हम माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हुई। उसके बाद होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर एक्चुअली हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है। प्रोजेक्टर क्या करता है, आपका जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है उसको फिर फर्दर एनलार्ज करके आपको एक बड़ी स्क्रीन पर नज़र आता है, क्योंकि जो मॉनिटर की स्क्रीन है अगर आपको लार्ज ऑडियंस को वो दिखाना है तो उनको विजिबल नहीं रहेगी। तो अगर आपके पास बहुत सारे लोग, जैसे आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा है, जब हम लोग कोई आपको प्रधानमंत्री जी की कोई आपको बातचीत दिखाते हैं, या फिर इस तरह का कोई ड्रग एब्यूज़ के ऊपर आपको कोई लेक्चर देने आते हैं, तो हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। उस केस में क्या होता है, जो भी उनके पास लैपटॉप में होता है वो आपको वो दीवार पे जो है हमने एक पर्दा सा लगा रखा होता है, या कई बार दीवार पे भी डायरेक्टली हम उसको आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जो लैपटॉप पे उनकी अपना एक प्रेजेंटेशन बनी होती है, या जो भी आपके लैपटॉप पे आपको वो दिखाना चाहते हैं, वो प्रोजेक्टर के थ्रू उस दीवार पे या उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे आपको वो विजिबल हो, आपको एक बड़ा करके वो दिखा देते हैं। ज़्यादातर हम दीवार पे ही उसको डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, क्योंकि दीवार एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप जो है वो बहुत एनलार्ज करके कोई चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। और दीवार से बढ़कर अब कौन से अब अलग से चीज़ हम जो लेंगे, ठीक है। तो आपको एनलार्ज करके वो जो भी आपको दिखाना चाहते हैं वो एनलार्ज करके प्रोजेक्टर आपको दिखा देता है, ठीक है।
तो पिक्चर क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आए इसीलिए हम किसी शीट का इस्तेमाल करते हैं, किसी कपड़े की शीट का, मीन्स चादर वगैरह का, या जिस भी तरह का आपके पास स्कूल में अवेलेबल रहती है चीज़, उस तरह की शीट को आपको वहाँ पर दिखा करके, ताकि पिक्चर क्लैरिटी कॉन्ट्रास्ट में जो है वो अच्छी दिखे। ठीक है, तो प्रोजेक्टर इज़ यूज टू प्रोजेक्ट इमेजेस और वीडियो फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, तो किसी भी स्क्रीन पे हम कंप्यूटर के वीडियो या फिर इमेज को बड़ा करके दिखा सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। और ये सारी चीज़ें क्या मैं आपको बता रही हूँ, पेरिफेरल डिवाइसेस बता रही हूँ। फिर आपका आता है मॉनिटर। मॉनिटर आप लोग सब, आपने अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस की थी लॉकडाउन से पहले, तो आपको सबको पता है कि जो डिस्प्ले एरिया आप जिस पे देखते हो, जो भी आप टाइप करते हो जिस पे आप देखते हो, उसको मॉनिटर बोलते हैं। ये हमारा आउटपुट डिवाइस में आता है। ठीक है, तो इट डिस्प्लेज ऑल द विजुअल आउटपुट एंड सीपीयू प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट। तो जिस भी तरह की आप इनपुट डालते हो उसको प्रोसेस करके जो भी सीपीयू या जो डिस्प्ले करता है वो आपको सबसे पहले मॉनिटर पे ही दिखाई देता है। तो सारे विजुअल आउटपुट मॉनिटर पे ही दिखते हैं। तो ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, जो कि आपके जितने भी आवाज़ मतलब साउंड होते हैं, चाहे वो गाने से रिलेटेड हो, कोई डेक्लेमेशन है, किसी भी तरह की जो साउंड है, कोई ऑडियो है, वो आपको डिस्प्ले होता है। तो स्पीकर क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ, पेरिफेरल डिवाइस हुआ। ये आपके सभी साउंड बेस्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, प्ले करता है। फिर स्कैनर होता है। स्कैनर भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसके थ्रू आपने जो भी आपके पेपर में लिखा होता है उसको आप कंप्यूटर पे डायरेक्टली ला सकते हो। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ एक हैंड रिटन कोई डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आपको पहुँचाना है, तो वो कैसे पहुँचाऊँगी मैं, पहले उसको अब दोबारा से तो नहीं टाइप करूँगी, उसमें साइन वगैरह भी हैं, तो वो कहाँ से लाऊँगी मैं। ठीक है, तो हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, जैसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है या कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट है आपका, आप उसको स्कैनर पे स्कैन करवा सकते हो और वो चीज़ आपकी कंप्यूटर पे आ जाएगी। उसके बाद आप चाहे उसको ईमेल करो, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करो, या किसी भी तरह से आप फर्दर उसको, फिर कई सारे तरीके होते हैं सेंड करने के। जैसे सबसे आसान है ईमेल के थ्रू आप एज एन अटैचमेंट उसको भेज देंगे। तो स्कैनर क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुई, जिसके थ्रू इट इज़ अ डिवाइस दैट स्कैन्स, जो एक पेपर की इमेज को, किसी डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन करता है, या कह लो कि कैप्चर करता है, और उसको एक इट कन्वर्ट्स इट टू डिजिटल फाइल ऑन द कंप्यूटर, और एक डिजिटल फाइल के रूप में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कई बार हम उस इमेज को आगे फर्दर किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उसको एडिट भी फिर कर सकते हैं। लास्ट में आता है फिर प्रिंटर। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, पेरिफेरल डिवाइस है। इट हेल्प्स टू प्रिंट आउट द विजुअल आउटपुट ऑन द पेपर एज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। तो अब जब जो भी चीज़ आपको मॉनिटर पर नज़र आ रही है, अगर आप उसकी हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, उसको अपने कागज़ पे, जो प्रिंट आउट के कागज़ होते हैं A3 A4, जो मोस्ट कॉमनली A4 साइज़ का पेपर रहता है, अगर आपको उसके ऊपर उसका प्रिंट आउट चाहिए तो हम प्रिंटर की मदद से हार्ड कॉपी में उस आउटपुट को ले सकते हैं। तो ये सारी हमारी कुछ जो हैं, बहुत, जो अभी इसमें सिर्फ 8 ही मेंशंस हैं। तो 8 जो अभी मैंने आपको डिवाइसेस बताई, अलग अलग आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, तो वो सारी कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। मींस जितनी भी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोल देते हैं। ठीक है, ओके उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया था बारकोड रीडर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कल हमने अच्छे से कर लिया था कि ये जो है हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। जैसे इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कि आपके मैथ से रिलेटेड, लॉजिक से रिलेटेड सारे काम करता है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट, या कह लो कि मेमोरी यूनिट, कोई भी आप पहले लिख सकते हो। वैसे मैं बोलती हूँ आपको, पहले आपको ALU बताना चाहिए कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो भी आपके मैथ्स और लॉजिक से रिलेटेड काम होते हैं वो ये वाली यूनिट संभालता है। फिर आता है आपका मेमोरी यूनिट, जो भी डाटा स्टोर होता है वो इस मेमोरी में सेव होता है। मेमोरीज 2 तरह की होती हैं, मतलब बेसिकली 2 तरह की होती हैं आपकी, एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। रैम में आपके सारे जो भी हम लोग हर रोज़ की फाइल्स जो बनाते करते हैं वो सारी सपोज कह लो कि मतलब उसमें एक ऐसी ये मेमोरी है जिसमें
आपका टेम्परेली डाटा जो है वो सेव होता है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, आप उसके ऊपर कोई भी फाइल जो है वो मतलब बना करके सेव भी कर सकते हो। तो रैम मीन्स इसमें इस तरह की फाइल्स होती हैं जो आप टेम्परेली जो आपका डाटा रहता है तो आप उसको कभी भी जा करके ओपन करके एडिट भी कर सकते हो, उन फाइल्स को फिर से सेव कर सकते हो, ठीक है, डिलीट कर सकते हो, किसी तरह का एडिशन डिलीशन वगैरह सब कर सकते हो। बट रोम ऐसी एक मेमोरी है जिसमें आपकी परमानेंटली स्टोर्ड फाइल्स रहती है, आप सिर्फ उन फाइल्स को रीड कर सकते हो, आप उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते। एडिटिंग का मतलब कुछ अपनी मर्ज़ी से ऐड नहीं कर सकते, कुछ आप उसमें डिलीट नहीं कर सकते हो। तो रोम में एक्चुअली क्या होती है, हमारी जो ऐसी फाइल्स होती है जो सिस्टम की वर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं ना, तो जब बूट होता है हमारा सिस्टम, तो उस टाइम उस कंप्यूटर की खुद की फंक्शनिंग के लिए जो फाइल्स की ज़रूरत रहती है वो सारी फाइल्स आपकी रोम में होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि उन फाइल्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड या किसी भी तरह की एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो परमानेंटली जो स्टोर्ड फाइल्स रहती है हमारी रोम में रहती हैं, और जो हम डेली बेसिस में जो भी हम फाइल्स पे काम करते हैं वो हमारा रैम के अंदर रहता है, जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी की। कभी भी हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से डिलीट एडिशन वगैरह उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल सिंपल सा आपको समझाया, ठीक है। और इनमें जो डिफरेंस रहता है, देखो नेक्स्ट क्योंकि डिफरेंस ही है तो मैं इसको और बता देती हूँ कि जो हमारा रैम होता है वो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहे हो और आपने उसको सेव नहीं किया है, ठीक है, तो वो सपोज लाइट चली जाती है और आपका जो यूपीएस है वो वर्क नहीं कर रहा, किसी तरह से आप अगर बिना सेव किए अगर आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो तो आपका वो डाटा भी लॉस हो जाएगा, वो आपका डाटा फिर से आपको नहीं मिलेगा अगर आपने उसको सेव नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि सेव करने से जो भी फाइल्स रहती हैं वो हमारी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, फिर कल को हम फिर कभी भी उसको रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो कह लो कि रैम जो है हमारी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर आपने कोई फाइल ओपन कर रखी है, आप देख रहे थे उस फाइल में क्या है, और अगर लाइट चली जाती है या आप बिना उसको मतलब शट डाउन कर देते हो, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो भी वो फाइल आपको की डिलीट नहीं होगी, वो डाटा आपका डिलीट नहीं होगा, वो हमेशा ही वहाँ पर रोम में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का मतलब, ठीक है। और देखो और क्या डिफरेंस है कि किस तरह से अब ये काम करते हैं। अब वैसे जो रोम में फाइल्स हैं ना वो हम आगे फर्दर 10th क्लास में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे कि उसको भी उन फाइल्स को भी हम एडिशन कर सकते हैं, बट वो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, वो इतना इजी नहीं होता उसमें एडिट करना। बट रैम की फ़ाइल्स को बहुत इजी रहता है एडिट करना, बट रोम की फ़ाइल्स को इजी नहीं होता है किसी भी तरह की एडिशन करना या फिर डिलीशन करना, मतलब किसी भी तरह की एडिटिंग करना रोम की फ़ाइल्स में ईजी नहीं होता है। कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, बट इजी नहीं होता है। वो हम 10th में पढ़ेंगे कि इसके फर्दर रोम के इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी भी होता है, कई तरह की फिर रोम आगे आती हैं, बट मैं भी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी। अभी सिंपल आप 9th में हो, अभी जस्ट आपने स्टार्ट ही करा है कंप्यूटर पढ़ना, तो सिर्फ सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि रोम की फाइल्स को एडिट करना ईजी नहीं होता है और रैम की फाइल्स को एडिट करना बहुत ईजी रहता है, ठीक है। इतना सही आपने सीखना है। और रैम जो होता है वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है और जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। फिर इसकी स्टार्टिंग में इसके आप फुल फॉर्म दे सकते हो जब भी कभी डिफ्रेंशिएशन आएगा ना। वैसे मैं आपको भी व्हाट्सएप पे इसका डिफ्रेंशिएशन अच्छे से टाइप करके बताऊंगी कि रैम एंड रोम में आपने वो 5-6 पॉइंट्स लिख लेने हैं जो मैं आपको लिख करके दूंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी ना फर्दर नीचे क्वेश्चन भी आएगा आपको डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ठीक है। तो वो हम करेंगे, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अलग से सेंड कर दूंगी कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो रैम की फुल फॉर्म में लिखना रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उधर लिखना रीड ओनली मेमोरी। सेकंड पॉइंट लिखना इधर नॉन वॉलेटाइल, ये लिखना आपने रैम के अंदर क्या लिखना है आपने वॉलेटाइल, और रोम के अंदर क्या लिखना है नॉन वॉलेटाइल। और इट इज़ रैम में बोलना है इट वी कैन एक्सेस एंड एडिट अवर फाइल्स इजीली रैम के अंदर, ठीक है। और रोम में लिखना वी कांट डू एनी एडिशन, वी कांट डू एनी एडिटिंग इन रोम फाइल्स, ठीक है। तो ये 3-4 डिफरेंस हो गए हैं आपके। तो और चौथा पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो कि रैम इट स्टोर्स टेम्परेली डाटा, और रोम में क्या लिखोगे इट परमानेंटली स्टोर्स डाटा, ठीक है। और क्या लिखोगे 5वां पॉइंट, इंफॉर्मेशन इज़ लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ,
और उधर क्या लिखोगे रोम के अंदर, इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड ईजीली, ईजीली भी, और इसके फर्दर उसके सामने आप क्या लिखोगे, जब हम यहाँ लिख रहे हैं ना रैम में कि इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, तो उधर सामने आप इससे रिलेटेड लिखोगे कि इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ, ठीक है ना, या फिर इट कैन नॉट बी लॉस्ट। और ये मैंने आपको बता ही दिया, इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज इजीली, और वहाँ पर इट इज़ वेरी टफ टू चेंज द फाइल्स और एडिट द फाइल्स। हाँ बस, तो ये 6 डिफरेंसेस काफ़ी हैं आपके बताने के लिए, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें और क्या है बताने के लिए। ओके, इसमें देखो ये मैंने आपको सारा बता ही दिया है। देखो रैम कैसे काम करती है, सपोज आपने एक फ़ाइल कल आपने आप भी जैसे आज आप एक कंप्यूटर पे बैठते हो और एक फ़ाइल बनाते हो, ठीक है, आप फाइल पे काम कर रहे हो मीन्स कि आप अभी रैम पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी कहीं ना कहीं तो वो फाइल आपने आपकी रखी होगी ना, तो वो फ़िलहाल कहाँ है, रैम पे है। जब आप उस फाइल को सेव कर देते हो तो वो कहाँ सेव होके जाती है, हार्ड डिस्क में सेव होके चली जाती है। कल आप फिर से लैब में आओगे और आज वाली फ़ाइल को ओपन करोगे, तो वो जब आप ओपन की कमांड दोगे, फाइल का नाम दोगे कि मुझे कौन सी फाइल ओपन करनी है, ब्राउज़ करके आप ढूंढ लोगे अपनी फ़ाइल को और आप ओपन पे क्लिक करोगे, तो आपकी फ़ाइल वो आपका कहाँ से नज़र आएगी, हार्ड डिस्क से उठ करके फिर रैम पे आ जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी फाइल पे काम करते हैं वो उस टाइम रैम पे होती है, जब आप उसको सेव करके बंद कर देते हो तो वो हार्ड डिस्क में चली जाती है, और जब फिर से आप ओपन करते हो तो हार्ड डिस्क से ही उठ करके फिर वो आपको रैम में डिस्प्ले होती है। मीन्स दिखती तो मॉनिटर पे है पर कहाँ होती है, क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल है, अभी आपकी आईटीएस की क्लास चल रही है, ठीक है, तो आप आईटीएस लैब में आते हो ना, तो अपने बैग से कौन सी कॉपी लेके आते हो, आप कौन सी लेके आते हो, बैग से अपने आईटीएस की नोटबुक लेके आते हो, रफ नोटबुक लेके आते हो और आईटीएस की बुक लेके आते हो, 3 चीज़ें लेके आते हो ना, और पेन पेंसिल लेके आते हो, बस इतनी सी चीज़ लेके आते हो ना लैब में जब आते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके बैग में जितनी कितनी सारी किताबें, आप इतना भारी बस्ता लेके आते हो ना, तो आपके जो बैग हुआ वो क्या हुआ, हार्ड डिस्क हुआ। और जब आप जो भी एक पर्टिकुलर डेस्क के ऊपर अपनी कॉपी, जैसे आप अपने सिंपल क्लासरूम में ही बैठे हो, ठीक है, अभी मैथ्स की क्लास हो रही है, तो आप पूरा बैग तो नहीं खोल के रख देते हो डेस्क के ऊपर, आप सिर्फ मैथ की बुक और रफ कॉपी निकालते हो ना, या मैथ की ज़्यादा ज़्यादा होमवर्क कॉपी निकालोगे चेक करवाने के लिए, तो 3 चीज़ें ही निकालते हो ना मोस्टली, तो पूरा बैग तो नहीं खोल के बैठ जाते हो। तो कहने का मतलब बैग उस टाइम क्या हुआ, आपका हार्ड डिस्क हुआ, और जो मैथ की बुक या फिर जैसे आईटीएस के मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो उस टाइम वो फाइल जो आपके डेस्क के ऊपर है वो कहाँ है, मीन्स डेस्क क्या हुआ आपका, रैम हुआ, डेस्क क्या हुआ, रैम हुआ, ठीक है। तो जब मैथ का पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, अपनी मैथ्स की बुक और अपनी क्या, होमवर्क कॉपी फिर से आप बैग के अंदर रख दोगे, और फिर साइंस का पीरियड है तो आप साइंस की कॉपी और साइंस की बुक निकालोगे, होता है कि नहीं। तो कहने का मतलब जो भी आपकी फ़ाइल जो आपको चाहिए होती है वो आप अपने बैग से निकाल के डेस्क में रख देते हो, और जब आपको वो नहीं चाहिए फिर से आप उसको बंद करके रख देते हो बैग के अंदर। तो कहने का मतलब जब हम कंप्यूटर में कोई फ़ाइल ओपन करते हैं तो वो हार्ड डिस्क से उठ करके रैम में आती है, तो हमने जो भी उसमें एडिटिंग करनी है, जो भी एडिशन करना है, कुछ हमने और चीज़ें लिखनी थी, कल हमने आधा ही लिखा था, आज हमने आगे और लिखना है, तो हम अब उस फाइल को ओपन करते हैं, जो जो लिखना होता है लिखते हैं, और जब हमारा वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम उस फाइल को फिर से सेव करके बंद कर देते हैं। तो फिर वो फाइल हम तो बंद कर देते हैं ना, तो वो फाइल कहाँ चली जाती है, फिर से हार्ड डिस्क में चली जाती है, ठीक है। तो समझ के हो ना आप रैम और हार्ड डिस्क के बीच में क्या फ़र्क है। तो रैम एक आपका टेम्परेरी स्टोरेज एरिया रहता है जैसे डेस्क है, और बैग आपका क्या है, परमानेंट स्टोरेज एरिया, जहाँ आप हमेशा ही वो सारी किताबें रखते हो, और रैम जो डेस्क है उस पर आप सिर्फ जो फाइल आपको चाहिए वही आप अपनी फ़ाइल को ओपन करते हो, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। बाकी रोम का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि रोम में तो आपका वो सारी फाइल्स रहती है जो कंप्यूटर की वर्किंग से रिलेटेड कंप्यूटर को चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फिर फ्लैश मेमोरी हमारी जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस होता है। वैसे फ्लैश मेमोरी क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी है हमारी, या कह लो कि एक्सटर्नल डिवाइस है, जो कि दोनों का कम्बिनेशन है, रैम का भी है रोम का भी है। देखो आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना,
तो पेन ड्राइव अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता है कि हम उसमें डाटा स्टोर भी कर सकते हैं और उसमें किसी भी फाइल को ओपन करके हम कोई भी काम कर सकते हैं कि नहीं। कोई भी फाइल हमारी उसमें फिर से हम उसको ओपन करके हम उसमें कोई भी काम करते हैं और फिर उसको सेव कर देते हैं, तो फिर से वो वहीं फ्लैश मेमोरी में ही चली जाती है। जब फ्लैश मेमोरी से मीन्स यूएसबी से, जो आपकी यूएसबीज होती हैं जिसको हम पेन ड्राइव बोलते हैं, यूएसबी को क्या बोलते हैं हम, पेन ड्राइव, एक्चुअली पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव से जो भी हम डाटा ओपन करते हैं और उसमें कुछ भी लिखते हैं तो वो फिर से पेन ड्राइव में हमारी सेव हो जाती है फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पेन ड्राइव है जिसमें हमारी फ्लैश मेमोरी काम करती है, तो फ्लैश मेमोरी या कह लो कि पेन ड्राइव है, उसमें दोनों का कम्बिनेशन रहता है, रैम का भी और रोम का भी, क्योंकि हम उसमें डाटा स्टोर भी करवा रहे हैं परमानेंटली और आपका जो काम हो रहा है वो भी हो पा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द मिक्स ऑफ रैम एंड रोम एंड वी कैन से फ्लैश मेमोरी जो है वो काम करती है किसमें, पेन ड्राइव में। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। क्यों हमने बोला कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रैम एंड रोम, क्यों, क्योंकि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाता है एक्सीडेंटली, हम कुछ भी जैसे लाइट चली गई, हमारा यूपीएस काम नहीं कर रहा है, एकदम से स्विच ऑफ हो गया हमारा कंप्यूटर, तो भी जो पेन ड्राइव के अंदर डाटा है वो डिलीट नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे पेन ड्राइव के अंदर डाटा है वो वैसे की वैसी 5 फाइलें हैं तो 5 की फाइलें हमारे को फिर से नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये रोम की तरह काम कर रहा है, इसमें डाटा लॉस नहीं हुआ। ठीक है, और हम क्या बता सकते हैं इसमें कि इंफॉर्मेशन को इजीली चेंज किया जा सकता है, तो रैम की तरह काम किया। इट इज़ मेनली यूज इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस यूएसबी एंड इट्स यूसेज इज़ बेस्ड ऑन यूजर्स नीड। और हम इसका यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, कभी हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईजीली। हम पोर्टेबल डिवाइस है ना, ये हम ईजीली अपनी जेब में भी रख सकते हैं, छोटी सी होती है पेन ड्राइव। अब तो इतनी छोटी छोटी सी आ गई हैं कि मतलब स्टोरेज कैपेसिटी इतनी है बट इतनी छोटी छोटी सी कि आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो कहीं पर भी। ठीक है, तो ये था हमारा पेन ड्राइव। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में आता है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, काफ़ी लंबी हो जा रही है वीडियो फिर से। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ये हमारे सीपीयू के अंदर लगा होता है। एक्चुअली सीपीयू में कहाँ लगा होता है, जहाँ पर मैंने आपको कल बताया था ना कि मॉनिटर है, माउस है, या जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उसको हम सीपीयू के जो पीछे बैक पैनल होता है उसके अंदर, उसमें जो पोर्ट्स लगे होते हैं उसमें अटैच करते हैं हम। ठीक है, तो वो पोर्ट्स कहाँ हैं, वो पोर्ट्स एक्चुअली मदरबोर्ड के ऊपर ही है। और मदरबोर्ड में अगर अभी लैब में होती तो आपको सीपीयू खोल के बताती कि किस तरह से हमारे सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा होता है और उसी के अंदर ये सारे पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के सारे पोर्ट्स मदरबोर्ड पे ही लगे होते हैं। और मदरबोर्ड इस तरह से पीछे आपके लगा होता है, मतलब सीपीयू के साइड में लगा होता है बट उसमें पोर्ट्स होते हैं साइड में इस तरह से कि आप उसमें वो आपको बाहर से उसके पोर्ट्स ही नज़र आते हैं सिर्फ मदरबोर्ड के। ठीक है, अदरवाइज़ पूरा कैबिनेट खोलना पड़ता है मदरबोर्ड को देखने के लिए, जिसमें हम पावर सप्लाई के अलग अलग हम पोर्ट्स उसमें देखते हैं, अलग अलग फ़ैन जैसे अलग अलग चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। बट बाहर से हमें सिर्फ बैक पैनल पे उसके पोर्ट्स ही नज़र आते हैं, जिस पे हम पेरिफेरल डिवाइसेस के अपने जो कनेक्टर्स होते हैं उनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो मदरबोर्ड को हम मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा बोर्ड है जिस पे हम सारी डिवाइसेस को अपनी अटैच करते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिवाइसेस रहती है वो मदरबोर्ड पे ही हम उसको अटैच करते हैं और उसी में सारे पोर्ट्स होते हैं, इनपुट के, प्रोसेसिंग के और आउटपुट के। इसीलिए इस बोर्ड को, सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो मदरबोर्ड के अलावा हम अब क्या पढ़ने वाले हैं आगे कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं और कनेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये अब काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर मैं अभी इसको और बनाऊंगी, तो मुझे लगता है मुझे इसको अब यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। बाकी पोर्ट्स, कनेक्टर, स्टोरेज डिवाइसेस को हम कल डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने क्या क्वेश्चन करना है फिर आज के लिए, ये वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। राइट द पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्पीकर। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया ना ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसको पेरिफेरल डिवाइसेस हमने बोला था
कि इनका क्या क्या काम होता है। तो ये वाला जो टेबल है, ये वाला 3.4 वाला, ये आपने सारा करना है जो जो वहाँ दिए रखा है। मैं बोलती हूँ उसमें सारा ही कर लेना, जो उसमें नहीं भी है, जैसे कीबोर्ड का पता नहीं नीचे दिया है कि नहीं, तो आपने कीबोर्ड का भी लिखना है, सारा लिखना है, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, क्या लिखना है, आपने एक हेडिंग देनी है। आप एक क्वेश्चन ही बना लो, इसको क्वेश्चन ही बना लो कि व्हाट आर दी पेरिफेरल डिवाइसेस एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, ठीक है। तो उसमें ये सारी डिवाइसेस के नाम आप इनपुट आउटपुट में भी जो शामिल होते हैं उन सब के नाम दे दो। व्हाट आर दी पेरिफेरल डिवाइसेस एंड इट्स यूजेस, तो आंसर आप लिख देना all the external devices which can connect to the CPU are known as peripheral devices। सिंपल करवा रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर एंड बारकोड रीडर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, हर एक को जिस तरह से ये टेबल में बताया है फोटोग्राफ भी बनानी है और उसके बारे में उसको डिस्क्राइब भी करना है। कीबोर्ड बना दो, कीबोर्ड के बारे में लिख दो। माउस बना दो, माउस के बारे में लिखो। माइक्रोफोन बनाओ, माइक्रोफोन के बारे में लिखो। प्रोजेक्टर है, मॉनिटर, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर और बारकोड रीडर जो आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ से आप कर लेना कि आप मेनली इसमें क्या लिखोगे। आप इसमें आप लिखना इसमें आप ये लिख देना, इट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग द आइटम। रुको मैं आपको बता देती हूँ इसका। आपने यहाँ से लिखना है बारकोड रीडर का आंसर, इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द आइटम्स परचेज इन ऑर्डर टू क्रिएट द रिसिप्ट बिल। बस इतना, क्योंकि स्कैनर का जो आगे लिखा है ना वो आपका वहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो बस आपने इतना सा लिखना है और ये आंसर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने आज आपको क्या करने के लिए दिया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने के लिए दिया है, जिसमें आपने ये सारा लिखना है। यहाँ पर तो सिर्फ माइक्रोफोन, स्कैनर, कैमरा, बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्पीकर दिया हुआ ना 6। मैंने आपको इससे अलावा मैंने आपको कीबोर्ड और माउस का भी लिखने के लिए दे दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करना। सेकेंड क्वेश्चन आपने करना है व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सीपीयू, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सीपीयू। तो ये आपने सीपीयू के सारा डिटेल में लिखना है, ये सारा का सारा, ठीक है। तो आपने ये सारा का सारा लिखना है, यहाँ से लेकर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छोड़ सकते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज़ लाइक आवर ब्रेन। हाउ डज अवर ब्रेन वर्क, ये लाइन रहने देना। अवर आइज यहाँ से लिखना, ब्रेन के बाद फुल स्टॉप। अवर आइज सीज ब्रैकेट में इनपुट अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड सेंड्स द डिटेल टू द ब्रेन। द ब्रेन थिंक्स मीन्स processes and gets the result while the hand writes it on the paper. In a similar way, CPU also processes information received from the keyboard and gives the output to the monitor or the printer. Just as our brain can understand arithmetic and logical information, CPU can also solve mathematical and logical problems. ये लास्ट वाली लाइन रहने देना, just as our brain, अदरवाइज ये सारा आपको लिख लेना है, ये सारा ही आपको लिखना है जो मैं आपको अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। ये आपको सारा लिखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सीपीयू का क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक लिखना है बस, प्रिंटर तक, ठीक है। उसके बाद लिखना देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ALU मैंने आपको बताया था ना, इसको आपने क्या लिखना है, ALU, AL डॉट नहीं आ रहे हैं इसके बीच में मेरे से, तो आपने इसमें डॉट भी लगाने, A.L.U और ब्रैकेट में लिखना है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ठीक है। बाकी आपका ये सारा वैसे ही चलेगा कि इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एंड परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। और तीसरा क्या लिखोगे, मेमोरी यूनिट, इट एक्ट्स एज द स्टोरेज रूम ऑफ अ कंपनी वेयर डाटा इज स्टोर टेम्परेरली, रैम एज वेल एज फॉर लॉन्ग टाइम, ब्रैकेट में लिखना है रोम। तो ये आपको सारा का सारा लिखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ तक, ठीक है। बस एक लाइन कटाई है मैंने आपको, ये वाली कटाई है, ठीक है। बाकी आपको सारा ऐसे ही लिखना है, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाकी का जो थोड़ा सा रह गया वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा।